तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा थ्योरिकल होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा थ्योरिकल होने वाला है, लेकिन बच्चों ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसको हम लोग समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में बच्चों ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको भी एक बार समझेंगे और क्या जानेंगे, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसकी क्षय किस प्रकार से होती है, किस किस कारण होती है, अर्थात ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, आपको ये एक एक पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है एवं उनके प्रकार तथा इसको क्षय करने वाले जो कारण होते हैं, जो कारक होते हैं, उसके बारे में समझाइए। तो आज की इस वीडियो में उसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है इसको एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है। इसको बच्चों डिटेल से हम लोग ट्रांसफार्मर वाले जो वीडियो है उसमें जानकारी आपको दे चुके हैं, आप उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से जो प्रत्यवर्ती वोल्टता होती है उसको कम किया जा सकता है या फिर ज्यादा किया जा सकता है। अर्थात बच्चों जो प्रत्यवर्ती वोल्टता होती है बच्चों कितनी होती है, 220 वोल्ट हमारे घर की जो वोल्टता होती है वो होती है। अगर ये कम हो जाए तो इसको क्या कर देती है बच्चों, ज्यादा कर देती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो इसको कम करने का कार्य किसका है, ट्रांसफार्मर का ही है, देख सकते हैं। तो आइए अब हम ट्रांसफार्मर को समझ चुके हैं। अब बच्चों ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय होने के क्या क्या कारण हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला कारण क्या है, ताप ह्रास। ताप क्या है बच्चों, ताप ह्रास है, अर्थात ताप के कारण किस प्रकार से क्षय होता है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में धारा प्रवाहित करने पर। अब देख सकते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली, यहाँ पर एक बार बना देते हैं बच्चों, यहाँ पर एक बार देख सकते हैं छोटा सा हम लोग यहाँ पर क्या बना दिए हैं, ट्रांसफार्मर बना दिए हैं, समझेंगे, जिसमें 2 कुंडली होती है, एक ऊपर की तरफ और एक क्या होती है बच्चों, नीचे की तरफ होती है, देख सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ 2 कुंडली होती है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पर, ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में धारा प्रवाहित करने पर जूल प्रभाव के कारण, किसके कारण बच्चों, जूल प्रभाव के कारण उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, देख सकते हैं, इनमें क्या होती है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है एवं ऊष्मा के रूप में क्या होती है, ऊर्जा के इस ह्रास को ही ताप ह्रास यहाँ पर कह दिया जाता है या फिर ताप का हानि यहाँ पर कह दिया जाता है, देख सकते हैं बच्चों। क्या बोला गया, ट्रांसफार्मर की दोनों कुंडलियों में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जब हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जूल प्रभाव के कारण उसमें ऊष्मा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है बच्चों, और ये ऊष्मा क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है। इसी को क्या कह देते हैं, इसी को ताप ह्रास कह देते हैं। और इसको बच्चों कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मोटे तारों का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। सबसे पहला में क्या करना चाहिए, इसमें मोटे तारों का उपयोग करना चाहिए, देख सकते हैं, मोटे तारों का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए बच्चों, जिससे क्या किया जा सके, ये जो ताप ह्रास है उसको कम किया जा सके। चलिए अब हम लोग दूसरा क्षय देख लेते हैं, दूसरा हानि देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, लव ह्रास है। अब लव ह्रास में क्या होता है, तो क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण, क्रोड किसको बोलते हैं बच्चों, क्रोड इसमें इसको बोलते हैं, देख सकते हैं, ये क्या है यहाँ पर क्रोड है। तो क्रोड में जब हम लोग बच्चों इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड में क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण
क्या होती है बच्चों, होने वाली ऊर्जा ह्रास को ही क्या कह देते हैं, लव ह्रास कह देते हैं। देख सकते हैं क्रोध में क्या हो जाती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण इससे भी ऊर्जा का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। और इसके लिए बच्चों, इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसके बचाव के लिए ये जो क्रोध है उसको मजबूत वाला बनाना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए, क्रोध को मजबूत वाला लगा देना चाहिए। देख सकते हैं इससे हम लोग बच सकते हैं, किससे, लव ह्रास से हम लोग, लव क्षय से हम लोग बच सकते हैं। चलिए अब तीसरा ह्रास देख लेते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। अब चुंबकीय फ्लक्स क्षरण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देख सकते हैं जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न समस्त चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है। देख सकते हैं बच्चों, हम लोग इसमें क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो सारा जो फ्लक्स होता है द्वितीय कुंडली में बद्ध नहीं हो पाता है, अर्थात पहुंच नहीं पाता है। देख सकते हैं क्या नहीं हो पाता है बच्चों, बद्ध नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता है। जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं तो सारी जो क्या होती है बच्चों, धारा होती है द्वितीय कुंडली में बद्ध नहीं हो पाता है, वह ऊर्जा की क्या हो जाती है, यहाँ पर हानि हो जाती है। देख सकते हैं। और इसको बच्चों, इसको बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो क्रोध है उसको अच्छे व्यवस्थित जमाना चाहिए या फिर इस क्रोध को भी मोटा लगाना चाहिए। देख सकते हैं क्रोध को क्या करना चाहिए, क्रोध को जो इसका क्रोध का बच्चों जो लोहा होता है उसको नम वाला भी लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्रोध को नम लगाना चाहिए। देख सकते हैं। तो इससे भी क्या हो सकता है, जो चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण है इससे हम लोग बच सकते हैं। क्रोध का इस्तेमाल नम वाले जो पदार्थ होते हैं, नम वाले जो लोहे होते हैं उसका करना चाहिए, जिससे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स क्षरण से यहाँ पर बच सकते हैं। अब चौथा देख लेते हैं बच्चों, चौथा क्या है, शैथिल्य ह्रास। अब शैथिल्य ह्रास क्या होता है, तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने पर क्या हो जाती है, क्रोध बार बार चुंबकित होती है और क्या हो जाती है, विचुंबकित होती है, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होती है और नहीं भी होती है। तो क्या हो जाता है बच्चों, एक बार और देखेंगे, प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यवर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है तो बच्चों क्रोध बार बार क्या हो जाता है, चुंबकित होता है और विचुंबकित, अर्थात एक बार चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करता है और एक बार नॉर्मल रहता है। तो इससे भी बच्चों कुछ ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। इसको शैथिल्य ह्रास या फिर शैथिल्य हानि यहाँ पर कह दिया जाता है। इसको भी कम करने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, इसको भी कम करने के लिए नम लोहे का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए क्रोध बनाने में, जिससे शैथिल्य ह्रास से थोड़ा बहुत बचा जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग तीसरे लेक्चर में ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के किस कारण से क्षय होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर आसानी से समझ चुके हैं। ये टॉपिक बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से पूछ लिया जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।